वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न होंगे इसमें। इस टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर दो स्टेटमेंट वाला, कौन सा इसमें सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पहले पूर्व तरंगें अभिलिखित की जाती हैं। द्वितीयक तरंगें एस सबसे तेजी से गमन करती हैं। देखिए, एस और पी में जो पी तरंगें हैं वो प्राथमिक तरंगें हैं, जो एस तरंगें हैं वो द्वितीयक तरंगें हैं और इनमें तेजी से गमन करती हैं पी तरंगें। तो गलत हो गया यहाँ पर दूसरा वाला। पहला वाला सही है। भूकंप लेखी में एस तरंगों से पहले पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं क्योंकि तेजी से गमन करती हैं। तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। अब करेक्ट यहाँ पर पूछा तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दो। देखिए, भूकंप के दौरान दो मुख्य प्रकार की कंपन तरंगें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगें पी और द्वितीयक तरंगें एस। प्राथमिक तरंगें पी सबसे तेजी से गमन करती हैं और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं। द्वितीयक तरंगें एस तरंगें पी तरंगों की तुलना में, प्राथमिक तरंगों की तुलना में धीमी गति से गमन करती हैं। तो दूसरा वाला सही नहीं है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। 249 का है वैसे तो, लेकिन 149 करंटली ऑफर में है, तो ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कथन कारण वाला है। दो कथन है यहाँ पर। देखिए, कथन एक है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो मृदा होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कथन दो क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। अब इनमें से एक ही सही होगा। ठीक है, चूंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो वर्षा है वो अत्यधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर भी है और ह्यूमिडिटी भी है, तो वर्षा बहुत तेजी से होती है। तो इसके कारण क्या होता है, मिट्टी में यानी मृदा में विद्यमान जो मृत जैव पदार्थ हैं उनका द्रुत अपघटन होता है। ठीक है, तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्योंकि द्रुत अपघटन होता है तो पोषक तत्व कहाँ बचे उस मिट्टी में। गलत है पहला वाला पर। तो कथन एक यहाँ पर गलत है और दूसरा वाला सही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, सामान्यतः माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो मृदा है ऊष्मा तथा नमी के कारण बहुत समृद्ध होगी, जबकि होता है इसका उल्टा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा समृद्ध नहीं होती। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और नमी के कारण मृदा में मृत कार्बनिक पदार्थ अन्य जलवायु की तुलना में अधिक तेजी से विघटित होते हैं। इस प्रकार इसके पोषक तत्व तेजी से विघटित हो जाते हैं। दूसरा वाला सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा की मात्रा उच्च मात्रा अन्य जलवायु की तुलना में मृदा से पोषक तत्वों को अधिक तेजी से निष्कासित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं क्या। देखिए, दूसरा वाला तो करेक्ट है। लघु तरंग के रूप में आता है या दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में ही आता है। करेक्ट है दोनों के दोनों। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप कहते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर जो है हमारा अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। तो दूसरा और पहला दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। कथन एक है,
नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 है। 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है क्योंकि जे.एल. नेहरू नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई थी। तो दोनों तो सही है नहीं, ये व्याख्या जो कर रहा नहीं कर रहा उसको तो हटा ही दीजिए। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, सी है इसका आंसर। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, जिसने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया। तो दूसरा गलत है, जे.एल. नेहरू की जगह डॉक्टर अंबेडकर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा यहाँ पर। 13 दिसंबर डैश को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत की। डैश ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पर, जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करना तथा इसके संचालन हेतु एक संविधान का निर्माण करना था। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा के कार्य का मार्गदर्शन करने हेतु सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की और सन आएगी यहाँ पर को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अपनाया। क्या आएगा यहाँ पर, अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर से नेहरू। 13 दिसंबर 1946 या 47। 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। और यहाँ आएगा जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1947, 22 जनवरी 1947। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करना था तथा इसके संचालन हेतु संविधान का निर्माण करना था। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा के कार्य का मार्गदर्शन करने हेतु सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की और 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अपनाया। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वो आयताकार है। ध्वज की लंबाई से ऊंचाई या चौड़ाई कह लो का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार तो है, ये है आयत, ये हो गई लंबाई, ये हो गई ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है वो कम है और जो लंबाई है वो अधिक है। तो लंबाई यहाँ कम कर रखी है, ऊंचाई या चौड़ाई अधिक कर रखी है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, उल्टा कर रखा है, 3:2 होना चाहिए। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार है और ध्वज की लंबाई एवं ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, न कि 2:3। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 हैं यहाँ पर। अग्नि 5, अग्नि 5, ब्रह्मोस्त्र, अग्नि 5। अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है जिसे संयुक्त अमेरिकी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और वो लॉन्ग रेंज है, तो यहाँ मध्यम दूरी लिखा है तो इसको हटा दीजिए। अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की, ये ठीक है, ये ठीक है। सतह से सतह पर है, सरफेस टू सरफेस है, सतह से हवा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ब्रह्मोस एक पराधुनिक क्रूज मिसाइल है जिसे संयुक्त रूसी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी, तो अमेरिका की जगह रूस आना चाहिए यहाँ पर, ये गलत हो गया। अग्नि 5 लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक, डी सही हो गया।
देखिए अग्नि 5 जो है भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है? 5000 किलोमीटर के लक्ष्य को सटीकता से भेद देगी वो। ब्रह्मोस जो कि एक क्रूज़ मिसाइल है, पराधुनिक क्रूज़ मिसाइल है, सुपरसोनिक कह लो, जिसे संयुक्त रूसी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो वहाँ रूस, अमेरिका की जगह रूस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायकों के वोट का मान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है क्या? सभी सांसदों के वोट का मान एक समान होता है क्या? देखिए ये सही है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। विधायकों के वोट का मान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा क्योंकि ऐसे प्रत्येक वोट के मान की गणना अलग-अलग राज्यों में अलग की जाती है। हालांकि सभी सांसदों के वोट का मान एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां क्योटो प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। गलत बताना है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के पास जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति है। देखिए भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल। गलत है। ओके, दूसरा वाला सही है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के पास जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति है। गलत अपने को बताना, पहला गलत है। सही बताना होता तो दूसरा। देखिए भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो ये सब कर सकती हैं वो, इसलिए सही है दूसरा। पारा प्रदूषण के बारे में दो कथन। स्वर्ण खनन गतिविधियां विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत हैं। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। बिल्कुल होता है। पहला वाला भी सही है, दोनों सही हैं। देखिए सोने की जो खान होती हैं उसमें से जो सोने का खनन किया जाता है उसके आसपास के जल संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। स्वर्ण खनन के विषाक्त अवशेषों में 3 दर्जन से अधिक खतरनाक रसायन आदि शामिल होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, लेड, पारा, पेट्रोलियम उपोत्पाद, अम्ल, साइनाइड आदि। तो सही हो गया पहला। अधिकांश पारा प्रदूषण कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो दूसरा वाला भी सही है। पारा उत्सर्जन के लिए कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों का योगदान कोयले के दहन से होने वाले कुल उत्सर्जन का 70.7% है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन प्रणाली है या नेविगेशन प्रणाली है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इजराइल, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। यूएसए के पास है, चाइना के पास है, इजराइल के पास नहीं है, कनाडा के पास नहीं है, भारत के पास है। बी है इसका आंसर। देखिए विश्व में संचालित मार्ग निर्देशन यानी नेविगेशन प्रणालियां या सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है वो है अमेरिका के पास। ठीक है, अमेरिका की जीपीएस है। रूस के पास है ग्लोनास। यूरोपियन यूनियन के भी पास है। ठीक है, गैलीलियो। चीन के भी पास है, भारत की नाविक हो गई, और जापान के भी पास है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गरुण शक्ति वरुण, गरुण वरुण शक्ति। गरुण अभ्यास के सामने वायुसेना लिखा है, शक्ति के सामने नौसेना, वरुण के सामने लिखा है थल सेना। देखिए गरुण जो कि इतिहास भी रहा है, ठीक है, पक्षी वायु में उड़ेगा तो गरुण वायुसेना अभ्यास हो गया। ठीक है, शक्ति थल सेना है, वरुण नौसेना है। तो जहां जहां 3 और 2 हैं उसको हटा दीजिए, केवल एक इसका आंसर है। भारत फ्रांस के मध्य
तीनों सैन्य स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं गरुण अभ्यास जो कि वायुसेना अभ्यास है, वरुण अभ्यास नौसेना अभ्यास है, शक्ति अभ्यास थल सेना अभ्यास है। 13वां प्रश्न है, मतदान के दौरान मतदाता के उंगलियों पर लगाए जाने वाले निशान के लिए अमिट स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जब वोट डालते हैं तो ठीक है, उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है 3-4 दिन तक उसका निशान नहीं जाता, हफ्ते भर तक भी रह जाता है, वो है सिल्वर नाइट्रेट। देखिए, अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इस स्याही का उत्पादन कर्नाटक सरकार के उपक्रम मैसूर पेंट्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी है इसका आंसर, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शांति और विश्वास, सहकारिता और ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। प्रेषण क्या है? व्हाट इज रेमिटेंस? बैक्टीरिया के द्वारा वायरस का भक्षण किया जाना, किसी झील का तल पूरी तरह से सूख जाना, धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, किसी सार्वजनिक बैंक का दिवालिया हो जाना। देखिए, रेमिटेंस है धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, किसी एक देश के भीतर ही हो सकता है, ये एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है। तो प्रेषण से तात्पर्य है कि धन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण से धन को एक देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसका तात्पर्य एक देश से दूसरे देश में धन के स्थानांतरण से है, हस्तांतरण से है। किसी देश से धन हस्तांतरित किया जाता है उसे प्रेषण कहा जाता है, और जिस देश को धन प्राप्त होता है उसको प्राप्तकर्ता कहा जाता है। जैसे कि भारत के पास जितना भी रेमिटेंस आ रहा है वो यूएस से सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से आ रहा है, तो भारत प्राप्तकर्ता हो गया, प्रेषण हो गया अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए भारत के प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय को उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए वर्ष 2024 का पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से। अरुंधति राय को यह पुरस्कार वर्ष 2024 में अक्टूबर माह में लंदन इंग्लैंड में आयोजित एक समारोह में दिया गया। यह जो पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा के उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने नाटक, कविता, निबंध या कथा साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक काम किया है। अरुंधति राय पहली भारतीय हैं जिन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। थोड़ा और जाने इसके बारे में, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के नाटककार हैरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में स्थापित किया गया है। हैरोल्ड प्रिंटर को वर्ष 2005 के साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया था। 17 अखिल भारतीय महिला कांग्रेस यानी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस एआईएमसी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सुचेता कृपलानी। देखिए, सुचेता कृपलानी 1940 के दशक के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस यानी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस एआईएमसी की महिला शाखा की संस्थापक थी। तो बी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? भारत में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा टाइगर? मध्य प्रदेश में, बी है इसका आंसर। देखिए, देश में सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है। वनों में मौजूद लगभग 3800 बाघों में से 785 मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिसंबर 2024 तक भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं, टाइगर रिजर्व हैं? तो दिसंबर 2024 तक, उसके बाद 2 ही महीने हुए हैं।
दिसंबर 2024 तक के बाद अभी तक 22-23 फरवरी तक भी भारत में जो कुल टाइगर रिजर्व हैं वो 57 है। ठीक है, सी है इसका आंसर। बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व। दिसंबर 2024 तक भारत में 57 बाघ अभयारण्य हैं। इन अभयारण्यों का जो प्रशासन है भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारत में बाघ अभयारण्य वर्ष 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए थे। भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है। जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है भारत का पहला टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। जो 55वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। जो 56वां टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। जो 57वां टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसको बाघ अभयारण्य घोषित करने की मंजूरी मिलने के बाद यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो जो 58वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो भी मध्य प्रदेश का है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, अगर मंजूरी मिली तो। 19 हो गए, 20 अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने राज्य के साथ सही सुमेलित है? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के सामने गुजरात लिखा है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के सामने आंध्र प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के सामने छत्तीसगढ़ लिखा है। सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान के सामने पश्चिम बंगाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अधिकतर जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं ये पूछे जाता रहा, ये पूछा जाता रहा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, ये तो ठीक है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में। और सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होगा उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो कौन सा सही है इसमें? केवल दो सही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अंधेरी इसे याद रखिएगा, जो जगह है वो मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, मतलब राजधानी है। आंध्र प्रदेश टाइगर, सॉरी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। और 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट PDF सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको 140 प्रश्न। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके 149 में करंटली ऑफर है।